Hello everyone. In the today's video, we'll discuss the answers of the last year paper, June 2022 के papers के हम answers discuss करेंगे. So let us begin without wasting time. The first question is मैच द फॉलोइंग्स. तो बेसिकली यहाँ पे आपको दो कॉलम्स दिए हुए हैं, आपको मैच करना है. तो हेयर आर द आंसर्स. फर्स्ट, बटरफ्लाई का आंसर. बटरफ्लाई के पास होता है साइफनिंग माउथ पार्ट. एडीज जो है वो डेंगू स्प्रेड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. फ्लीज जो होती हैं वो साइनोप्टेरा से बिलोंग करती है, साइनोप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करती हैं. हाउस फ्लाइज मैकेनिकल वेक्टर हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था वेक्टर्स के बारे में. वहाँ पे हमने पढ़ा था कि उनके स्टिकी पार्ट्स होते हैं जिसकी वजह से वो पैथोजन को पिक करके हमारे फूड पे ट्रांसफर कर देती है. और लास्ट रह गया सिल्वर फिश. सिल्वर फिश विंगलेस होती है, तो वो ए टेरिगोटा में. तो ये आपने क्लासिफिकेशन में या बेसिक इंट्रो में पढ़ा होगा. द सेकेंड पार्ट इज स्टेट वन फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. तो बेसिकली हमें इनके फंक्शंस बताने हैं. हॉल्टेर्स जो होते हैं वो इंसेक्ट्स का बैलेंसिंग ऑर्गन का काम करते हैं. तो बेसिकली अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा हो क्लासिफिकेशन या जो सबसे फर्स्ट वीडियो थी इंट्रो की, उसमें हमने पढ़ा था देयर आर सर्टेन इंसेक्ट्स जिनके जो हिंड विंग्स होते हैं. बेसिकली नॉर्मल इंसेक्ट के पास 2 पेयर विंग्स होते हैं, लेकिन कईयों के पास 4 विंग्स होते हैं, वो नॉर्मल होते हैं. हिंड विंग्स मॉडिफाइड होकर हॉल्टेर बना देते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, मॉडिफाइड होकर क्या बनाते हैं, हॉल्टेर. और हॉल्टेर जो है वो हेल्प करता है बैलेंसिंग में. तो ये डायप्टेरेंस क्या है, डायप्टेरेंस मतलब क्योंकि उनके पास सिर्फ 2 विंग्स है, उनका बैलेंसिंग ऑर्गन है. कंपाउंड आई है तो विजन के लिए ही काम करती है. तो इट इज़ गुड फॉर विजन एंड डिटेक्टिंग मोशन. दीज आर द ऑर्गन्स ऑफ विजन इन इंसेक्ट्स एंड क्रस्टेशियंस एंड मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड ओमाटीडिया. तो ये छोटे छोटे सेल्स से बनी होती है, बहुत सारे सेल्स मिलकर कंपाउंड आई बनाते हैं एंड ईच स्मॉल यूनिट इज कॉल्ड ओमाटीडिया. द नेक्स्ट थिंग इज क्यूटिकल. क्यूटिकल कवर्स द बॉडी ऑफ इंसेक्ट. तो वो पूरे इंसेक्ट की बॉडी के ऊपर एक लेयर बना लेता है. ये एक वाटर प्रूफ लेयर है. तो इसका फंक्शन क्या हुआ, ये वाटर लॉस के अगेंस्ट इंसेक्ट को बचा रहा है, तो सपोर्ट कर रहा है और प्रोटेक्ट कर रहा है अगेंस्ट वाटर लॉस. Antennae are regarded as the sense organs. It contain numerous sensory cells. जो इंसेक्ट के ऊपर एंटेनास प्रेजेंट होते हैं उनमें बहुत सारे सेंसरी सेल्स होते हैं. सेंसरी सेल्स, अब जैसे हमारी बॉडी में जो सेंस ऑर्गन्स है, हमारी स्किन हो गई, आइज होगी, नोज हो गई, टंग हो गई, ये क्या कर रहे हैं, ये हमें टेस्ट, स्मेल या कुछ चीज़ फील करने में हेल्प कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट है. उसी तरह एंटेना पे जो सेंसरी सेल्स है वो भी रिसेप्टर्स है. सम ऑफ देम आर कीमो रिसेप्टर्स, मैकेनो रिसेप्टर्स, थर्मो रिसेप्टर्स एक्सेट्रा. द नेक्स्ट थिंग इज़ हीमोलिम्फ. हीमोलिम्फ बेसिकली सारे आर्थ्रोपोड्स में होता है. तो ये आप कह सकते हो कि उनकी बॉडी में जो फ्लूइड होता है, क्योंकि उनकी फ्लूइड फिल्ड ब्लड फिल्ड बॉडी कैविटी होती है, तो इसीलिए हम इसको हीमोलिम्फ बोलते हैं. इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, थर्मोरेगुलेशन, फैगोसाइटोसिस एक्सेट्रा. इट मेंटेन्स वाटर लेवल इन द इंसेक्ट बॉडी. तो ये एक तरीके का आप मान सकते हो कि इंसेक्ट की बॉडी में जो ब्लड होता है ना, उसको हम हीमोलिम्फ बोलते हैं. The next question is difference between the following pairs: holometabolous and hemimetabolous, transient asymptomatic carriers, external morphology of head and body louse, and head and body louse मतलब head louse and body louse. And next is egg of anopheles and egg of culex. अगर हम सबसे पहला डिफरेंस पिक करते हैं विच इज़ होलोमेटाबॉलस एंड हेमीमेटाबॉलस. जस्ट अ सेकेंड. सो होलोमेटाबॉलस वो डेवलपमेंट होती है, वो इंसेक्ट्स होते हैं जिनके अंदर इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है. मेटामॉर्फोसिस वाले टॉपिक में आपने ये चीज़ पढ़ ली होगी. तो देर आर सर्टेन इंसेक्ट्स. हमने 3 कैटेगरीज पढ़ी थी, वैसे तो हमने बेसिकली 4 पढ़ी थी: ए मेटाबॉलस, हेमी मेटाबॉलस, पोरोमेटाबॉलस एंड होलोमेटाबॉलस. लेकिन अगर हम उनमें से 2 की बात करें, हेमी मेटाबॉलस मतलब जिसमें मेटामॉर्फोसिस होती है बट इनकम्प्लीट होती है, और जिसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है, दैट इज होलोमेटाबॉलस. सो हेमी मेटाबॉलस डेवलपमेंट, द स्टेजेस इन्वॉल्व आर egg, nymph and adult. The young insect undergoes a series of feeding changes which in each case is followed by molt. Both nymph and adult have the same type of mouth part, food habit and occur in the same habitat. बेसिकली क्या होता है, जो हेमी मेटाबॉलस इंसेक्ट्स होते हैं ना, उनके अंदर जो अर्ली स्टेजेस होती है, जैसे एग से जब निम्फ जो अर्ली स्टेजेस यंग वंस हुए, वो अडल्ट को रिजेंबल करते हैं. ठीक है, मतलब उनका बॉडी स्ट्रक्चर सिर्फ सेम होता है. तो वो ड्यूरिंग दैट डेवलपमेंट पीरियड क्या हो रहा होता है, सिर्फ उनका साइज ग्रो कर रहा होता है. ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हेमी मेटाबॉलिस. प्लस मोल्टिंग, जब भी वो एक स्टेज से दूसरी स्टेज है, जैसे जैसे वो ग्रो करता रहेगा तो वो बीच में मोल्टिंग होगी, क्योंकि हमने ये भी चीज़ पढ़ी थी कि एक्जोस्केलेटन जो है वो कहीं ना कहीं ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करता है. इंसेक्ट की बॉडी के ऊपर पूरा एक्जोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है, तो वो क्या करेगा, उसको ग्रो नहीं करने देगा, एक्सपैंड नहीं करने देगा. तो आफ्टर ईच ड्यूरेशन उसकी जो एक्सटर्नल लेयर है उसको वो रिप्लेस करता रहता है ताकि वो साथ के साथ ग्रो कर सके. ठीक है, तो इसमें हेमी मेटाबॉलिस में जितनी भी इंटरमीडिएट स्टेजेस होती है, चाहे वो यंग इंसेक्ट्स हो और अडल्ट तक बनने में मान लो वो 2 या 3 मोल्ड कर रहे हैं, 2 या 3 इंस्टार स्टेजेस आ गई, मतलब इंटरमीडिएट स्टेजेस आ गई, तो वो सारी जो है वो स्ट्रक्चरली रिजेंबल करती हैं अडल्ट स्टेज को, जैसे कि ग्रासहोपर, एफिड, मेफ्लाई, ड्रैगन फ्लाई एक्सेट्रा.
यही अगर हम बात करते हैं कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस की, तो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है, होलो मेटाबॉलिज्म डेवलपमेंट भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे स्टेजेस हैं एग, लार्वा, प्यूपा एंड अडल्ट। और ये जो स्टेजेस है ना, ये एक दूसरे से मॉर्फोलॉजिकली मतलब स्ट्रक्चरली देख के ये एक दूसरे को रिजेंबल बिल्कुल भी नहीं करती। तो एग्जाम्पल्स हो गए हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई। बटरफ्लाई का तो आई एम श्योर कि सबको ही पता होगा कि जो हम स्टेजेस पढ़ते हैं, जैसे कि एग होता है, फिर लार्वा होता है, फिर उसके बाद प्यूपा स्टेज आ जाती है, कैटरपिलर, देन बटरफ्लाई. So most species of insects undergo a complete metamorphosis, which include 4 developmental stages, namely egg, larva, pupa, and adult. The larva give different form in, greatly in the larva differs greatly in form from the adult into which it develops. It passes through a series of growing stages, instars, and does not resemble the adult any more closely, following a mold. जब लार्वा में मोल्ड भी होता है, लार्वा से प्यूपा तक जब बनेगा तो उसमें 2-3 बार मोल्टिंग होगी। मतलब ऐसा नहीं कि ये एक स्टेज, 2, 3 और 4। लार्वा के भी अलग अलग फॉर्म्स होते हैं जिनको हम इंस्टार लार्वाज बोल देते हैं। मतलब लार्वा ग्रो कर रहा है ग्रेजुअली, धीरे धीरे करके थोड़ा ग्रो हुआ, फिर कुछ थोड़ा उसका कुछ डिफरेंट दिख रहा है, फिर ग्रो होगा, फिर थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है, फिर ग्रो होगा, फिर थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है। तो वो इंस्टार स्टेजेस आ जाती हैं बीच बीच में। ऐसा नहीं है कि एक स्टेज लार्वा थी, ग्रो हो गया तो प्यूपा बन गया, ग्रो हो गया तो अडल्ट बन गया। नो, सो देयर इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस। तो हम कह रहे हैं कि लार्वा में भी जब मोल्टिंग होती है तब भी वो ऐसा नहीं है कि मोल्ट के बाद अडल्ट को रिजेंबल करेगा, वो अडल्ट को रिजेंबल नहीं करता। The larval stage is primarily a feeding and growing stage. All larvae have chewing or modified chewing mouth part. Various names are applied to the larva of insect during in different orders. जैसे कि बीटल के लार्वा को हम ग्रब बोलते हैं, बटरफ्लाई और मॉथ के लार्वा को हम कैटरपिलर बोलते हैं, और फ्लाइज के लार्वा को हम मैगट्स बोलते हैं। ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ आपको और याद रखनी है कि सबसे एक्टिव स्टेजेस, अगर हम इन चारों में से पढ़े ना, तो हमने मेटामॉर्फोसिस में भी पढ़ा था कि सबसे एक्टिव स्टेजेस है लार्वा और अडल्ट। वेयर एज जो प्यूपा है ना, वो पूरी तरीके से रेस्टिंग स्टेज है, इसकी इनएक्टिव स्टेज है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा डिफरेंस है ट्रांजिएंट कैरियर और एसिम्टोमेटिक कैरियर। तो हमने कैरियर्स के बारे में भी पढ़ा था, जो डिजीज़ को कैरी करते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो ट्रांजिएंट कैरियर में जो होस्ट है, जिसके अंदर वो इन्फेक्शियस एजेंट, माइक्रोब है, बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी है, वो एंटर करा है, तो जो होस्ट है उसको जो इन्फेक्शन होता है वो सिर्फ शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। द होस्ट कैन बी इन्फेक्शियस फॉर शॉर्ट पीरियड और ओवर अ लॉन्ग पीरियड ना क्रॉनिक कैरियर। क्रॉनिक कैरियर के केसेस कम ही मिलते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे होस्ट को भी इन्फेक्शन होता है। एसिम्टोमेटिक कैरियर का मतलब है कि अ पर्सन इन्फेक्टेड विद पैथोजन कैन पोटेंशियली स्प्रेड पैथोजन। एक पर्सन जिसकी बॉडी में माइक्रोब एंटर हो गया है, वो पर्सन अब उसको स्प्रेड कर सकता है। जैसे अगर सपोज किसी को कोल्ड हो गया, तो वाइल स्नीजिंग, वाइल कफिंग, उससे वो कोल्ड दूसरे लोगों को स्प्रेड हो सकता है। लेकिन एसिम्टोमेटिक कैरियर का मतलब है बट इट सेल्फ डज नॉट शो एनी क्लियर सिम्टम्स। इसका मतलब जिस पर्सन के अंदर माइक्रोब एंटर हुआ है, उस पर्सन को तो कुछ नहीं हुआ, उसको वो बीमार नहीं हुआ, उसको कुछ नहीं हुआ। अगर उसकी बॉडी में बैक्टीरिया या वायरस एंटर कर भी गया, उसकी बॉडी में कोई सिम्टम्स नहीं है, बट उसकी बॉडी उसकी वजह से, क्योंकि उसके अंदर वो बैक्टीरिया या वायरस है, उससे दूसरे लोगों को डिजीज़ हो सकता है। तो वो कैरियर है बट वो एसिम्टोमेटिक है। अगर आपको याद हो, इसके भी हमने 4 टाइप्स पढ़े हुए हैं, ट्रांजिएंट, एसिम्टोमेटिक, सिम्टोमेटिक, एटसेट्रा। The next one, difference between external louse, हाँ, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ हेड लाउज एंड बॉडी लाउज। तो हेड लाउज और बॉडी लाउज, लाउज बेसिकली क्या होती है, लाइसेस, जो जुएँ होती हैं। हेड लाउज जो है वो कहाँ पे रहेगी, हेड पे। बॉडी लाउज कहाँ होगी, वो कपड़ों पे बेसिकली होती है। डीपली पिगमेंटेड बॉडी बहुत डार्क कलर की होती है, पिगमेंटेशन एब्सेंट, ये डार्क कलर की नहीं होती है, बहुत लाइट कलर की होती हैं। एंटेने आर शॉर्ट एंड ब्रॉड, इनके एंटेने जो होते हैं वो लॉन्ग एंड स्लेंडर होते हैं। द थर्ड सेगमेंट बीइंग रिलेटिवली ब्रॉडर। लेग्स आर शॉर्टर एंड स्ट्राउटर, ताकि ये हेयर्स को अच्छे से पकड़ सकें। लेग्स आर रिलेटिवली स्लेंडर एंड मोर एक्सटेंडेड, ताकि वो क्लोथ्स पे इजीली हैंग हो सके। Clearly mark indentations between the successive abdominal segments due to chitinous pleural plates. Abdominal segments are usually with shallower intersegmental indentations. और बेसिकली क्या होता है, जैसे ऐसे एक लाउज है, तो उसकी बॉडी में ना ऐसे ऐसे लाइंस हमें नज़र आ रही है, तो वो जो हर सेगमेंट है ना, उसकी डिविजन, दैट इज़ इंडेंटेशन। तो यहाँ पे क्लियरली मार्क इंडेंटेशन जो है वो नज़र आ रही है, क्यों, क्योंकि इनकी प्लूरल प्लेट्स में काइटिन प्रेजेंट है, और यहाँ पे जो होंगी वो शैलो होंगी और कुछ कुछ सेगमेंट्स के बीच में होंगी। ठीक है। द नेक्स्ट डिफरेंस इज, नेक्स्ट हमारा था एग्स ऑफ एनोफिलीज एंड क्यूलेक्स। एग्स के बारे में डिफरेंस करना है, एनोफिलीज और क्यूलेक्स। मॉस्किटोज़ में बेसिकली 3 टाइप्स ही हैं, एनोफिलीज, क्यूलेक्स और एडीज। इन तीनों के आपको लाइफ साइकिल्स भी करने हैं, और उसके अलावा आपको इनके एग, लार्वा और प्यूपा, इनमें डिफरेंसेस भी करने हैं। तो अगर हम इनके डिफरेंस देखते हैं, एनोफिलीज के एग, दे फ्लोट
क्यूलिक्स में दे फॉर्म एग्राफ्ट, दे स्टिक टुगेदर, वो एग्राफ्ट ऐसे एक राफ्ट बना लेते हैं बहुत सारे एग्स मिलके, और वो क्या करते हैं एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। दे आर दस लेड ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर, क्योंकि ये फ्लोट कर सकते हैं, इनका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, यहाँ से थोड़े फोल्डेड होते हैं जिसकी वजह से ये फ्लोट कर सकते हैं। तो इसीलिए सर्फेस ऑफ वाटर पे होते हैं सिंगली लेड, मतलब एक साथ एक टाइम पे एक जगह पे एक ही एग होते हैं, जॉइंट नहीं होते, सिंगल ओवी पोजिशन। यहाँ पे क्या होगा, दे आर इन क्लस्टर, सिंगल ओवी पोजिशन। और यही अगर हम एडीज की बात करें, दे आर लेड आउट ऑफ द सर्फेस ऑफ वाटर जस्ट अबव द वाटर लाइनिंग ऑफ कंटेनर्स। तो बेसिकली डेंगू एडीज जो होता है वो डेंगू से होता है। तो अगर आपने कभी नोटिस भी करा हो, जब डेंगू का सीज़न आता है, डेंगू स्प्रेड होने का सीज़न आता है मानसून के बाद, तो बहुत जगह पे बोला जाता है कि हाँ पानी इकट्ठा मत होने दो। क्यों? क्योंकि उस पानी के सरफेस के ऊपर मस्कीटो ब्रीडिंग के, एडीज मस्कीटो ब्रीडिंग के चांसेस होते हैं। सिंगली लेड एंड मल्टीपल ओवी पोजिशनिंग, मतलब कि एगलिंग जो कैपेसिटी होती है या एगलिंग जो पोजिशन होती है वो मल्टीपल हो सकती है। नेक्स्ट आ जाते हैं शॉर्ट नोट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, सैंडफ्लाई बॉर्न डिजीजेस, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मस्कीटोज एंड लाइफ साइकिल ऑफ हाउस फ्लाई। तो पहले देखते हैं सैंडफ्लाई बॉर्न डिजीजेस। सैंडफ्लाई से होने वाले बेसिकली दो डिजीजेज हैं, एक है विसरल लिशमेनियासिस, और दूसरा है क्यूटेनियस लिशमेनियासिस। तो बेसिकली सैंडफ्लाई कौन सा डिजीज़ कॉज करता है, लिशमेनियासिस। इसका पॉजिटिव एजेंट कौन सा है, बेसिकली लिशमेनियासिस जो है वो किसकी वजह से हो रहा है, लिशमेनिया डोनोवानी की वजह से हो रहा है। तो जो पैरासाइट है, जो प्रोटोजो है, वो लिशमेनिया डोनोवानी है, जो वो सैंडफ्लाई के अंदर एंटर कर जाता है। जैसे आपको पता होगा मलेरिया हमें एनोफिलीज के बाइट करने से होता है। क्यों? क्योंकि मलेरिया का जो पैरासाइट है वो एनोफिलीज के अंदर एंटर कर गया, और जब एनोफिलीज मस्कीटो ने हमें बाइट करा तो वो मलेरिया हमें हो गया। सिमिलरली ये लिशमेनिया डोनोवानी सैंडफ्लाई के अंदर एंटर कर जाता है, और अगर सैंडफ्लाई हमें बाइट करेगा तो फिर उससे वो इन्फेक्शन जो है हमें हो जाएगा। Visceral leishmaniasis is a chronic disease caused by Leishmania donovani. It is a visceral infection of reticuloendothelial system. Visceral मतलब visceral होता है हमारी बॉडी के जितने मेन ऑर्गन्स हैं, जैसे कि किडनी, लिवर, बोन मैरो, स्प्लीन, ये सारे हमारे विसरल सिस्टम्स हो गए। ठीक है, तो ये हमारे सारे विसरल सिस्टम्स को इन्फेक्ट करे। द पैरासाइट में बी फाउंड इन अबंडेंस इन बोन मैरो, स्प्लीन, लिवर. Post Kala-Azar dermal leishmaniasis is a condition in which the Leishmania donovani invades cell of skin and causes lesion. अगर वो इन विसरल ऑर्गन से निकल के हमारी स्किन के अंदर एंटर करने लग जाता है तो जो डिजीज़ होगा उसे बोलेंगे PKDL, मतलब पोस्ट काला आजार डर्मल लीशमेनियासिस। ठीक है, इसके जो सिम्टम्स होते हैं उसमें बेसिकली आ जाता है फीवर, एनलार्ज स्प्लीन जिसको बोलते हैं स्प्लीनोमेगाली, एनलार्ज लिवर जिसको बोलते हैं हिपैटोमेगाली, जॉन्डिस, अनीमिया, ल्यूकोपीनिया मतलब हमारी बॉडी के सेल्स कम होने लग जाते हैं, एंड स्किन लेजन्स। और अगर हम यही बात करें क्यूटेनियस लीशमेनियासिस, तो क्यूटेनियस लीशमेनियासिस जो है वो यही है PKDL। क्यूटेनियस वर्ड यूजुअली रेफर करता है हमारी स्किन को। ठीक है, तो इट इज़ ऑल्सो कॉमनली नोन एज ओरिएंटल सॉर एंड इज कॉज बाय लिशमेनिया ट्रोपिका। लेकिन फ़र्क क्या है, ये लिशमेनिया के ही दूसरे स्पीशीज से हो रहा है, किससे, लिशमेनिया ट्रोपिका। इन सम ऑफ द ट्रीटेड केसेस ऑफ काला आजार विच रिकवर फ्रॉम विसरल इन्फेक्शन और सिस्टमिक डिजीज, वाइट स्पॉट डेवलप इन द स्किन। हमने अभी पढ़ा था ना कि अगर काला आजार से रिकवर कर लेते हैं उसके बाद, या विसरल इन्फेक्शन से रिकवर कर लेते हैं उसके बाद, जैसे काला यहाँ पे है ना पोस्ट काला आजार, तो अगर किसी को काला आजार हो गया उसके बाद ऐसा हो सकता है, या विसरल लिशमेनियासिस के बाद ऐसा हो सकता है कि स्किन के ऊपर वाइट स्पॉट्स बनने लग जाएं अलग अलग शेप्स और साइजेस के। द मैनिफेस्टेशन ऑफ लिशमेनिया डोनोवानी प्रेजेंस इन ह्यूमन इज नोन एज PKDL. The disease is characterized by lesions that range from pimple to large ulcers located on the skin of the leg, feet, hand and face, most of which heal spontaneously after many months. The lesions often ulcerate, मतलब कि छाले बन जाते हैं, and become secondarily infected with bacteria. और अगर कहीं पे भी हमारी बॉडी में छाले ब्लिस्टर्स होते हैं ना, तो अगर वो ठीक नहीं होते, हम उसको क्लीन नहीं रखते और अगर वो बढ़ते रहते हैं तो वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता ही होता है। तो यहाँ पे भी ये चीज़ हो रही है, अगर उस वो लीजन्स अल्सरेट होने लग गए, मतलब वो छालों की तरह पकने लग गए, तो वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मस्कीटोज। मस्कीटोज को कैसे रोकें और उनसे कैसे बचें। देर आर सेवरल ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोचेज यूज इन कंट्रोल। अब अगर वैसे ये सिंपल क्वेश्चन है ना, तो ऐसा लगता है कि हाँ ये अटैम्प्ट करना तो बहुत ईजी है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ क्या रहे हैं, सिर्फ इतना ही तो पूछ रहे हैं कि मच्छरों को कैसे रोकें। तो हमें, लेकिन जब व्हेन वी स्टार्ट राइटिंग वी ओनली कम अप विद 1 और 2 पॉइंट कि अच्छा हाइजीन रख लो, मस्कीटो रेपेलेंट्स यूज़ कर लो, नेट्स लगा लो, या फिर कहीं पे भी स्टैगनेंट वाटर ना होने दो। ठीक है, तो इसके लिए ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, ये क्वेश्चन स्कोरिंग में आता है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है कि आपको ना सब हेडिंग्स याद कर लेनी है ताकि आप उसमें पॉइंट्स खुद बना सको। सो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोचेज हैं यूज इन कंट्रोल ऑफ मस्कीटोज। दीज इंक्लूड बायोलॉजिकल एंड माइक्रोबियल एजेंट, केमिकल इंसेक्टिसाइड, नेट स्क्रीन, जीन एडिटिंग, साइटोप्लाज्मिक इनकम्पैटिबिलिटी, SIT, शुगर बेस, रिमोट सेंसिंग एक्सेट्रा। इसमें से आप लोगों को थोड़ी बहुत नॉलेज नेट स्क्रीन्स की होगी, केमिकल इंसेक्टिसाइड जो हम लोग फिनाइल वगैरह यूज़ करते हैं उनकी होगी, माइक्रोबियल एजेंट्स की होगी। सो बेसिकली देखते हैं, मेजर्स विच कैन बी टेकन अगेंस्ट लार्वा आर
तो अगर हम लार्वल स्टेज पे उसे रोकना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर्स यूज़ कर सकते हैं, कवर और स्प्रे द वाटर सरफेस विद ऑयल और सच एज केरोसिन और पेट्रोल विद सफोकेट द एक्वेटिक लार्वा। तो अगर कहीं पे आपके घर के आसपास कॉलोनी में हम किसी एक जगह पे हैं, वहाँ हमारी वजह से तो नहीं, बट अगर हमारे आसपास स्टैंडिंग वाटर है और हमें डर है कि अच्छा यहाँ पे मस्कीटो ब्रीडिंग हो जाएगी जिसकी वजह से डिजीज़, तो वहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा केरोसिन या पेट्रोल उसके ऊपर लेयर कर मतलब डाल देते हैं, वो वाटर के ऊपर एक लेयर बना देते हैं जिसकी वजह से मस्कीटो ब्रीडिंग नहीं हो सकती। Use larvicides such as Temephos in domestic water. Introduce larvivorous fish like Gambusia, naiads of dragonfly and mayfly and cyclops, copepods in water bodies. हम ऐसे भी कर सकते हैं कि कुछ फिशेस को वाटर बॉडीज़ में डाल दें, जैसे मान लो कहीं पॉन्ड वगैरह है, अब पॉन्ड जहाँ है वहाँ तो रहेगा ही, तो वहाँ पे लार्वा ना आए, तो वहाँ पे ऐसे भी हो सकता है कि इनमें से कोई फिशेस डाल दो, क्योंकि ये लार्वा पे फीड करती है, तो ये मस्कीटो लार्वा को खा जाएंगे और वो फर्दर ग्रो नहीं करेंगे। Add toxins from the bacterium Bacillus thuringiensis या फिर Bacillus sphaericus इन वाटर। कुछ बैक्टीरिया के टॉक्सिन्स आते हैं, वो भी हम ऐड कर सकते हैं वाटर में। एडिशनल पर्सनल प्रोटेक्शन, उसके अलावा हम यूजिंग ग्लास विंडोज़ कि विंडोज़ वगैरह बंद करके रखो या नेट वाली विंडोज़ लगा के रखो। क्लियर ऑफ बुशेज एंड स्ट्रब वेयर मस्कीटोज कैन ब्रीड। फ्यूमिगेट द हाउस एंड नेबरिंग एरियाज, धुआं करना या दवाई स्प्रे करना। उसके अलावा मस्कीटो नेट्स यूज़ करना, स्क्रीन यूज़ करना। सो ऑल दीज आर डिफरेंट मेथड्स टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल द ब्रीडिंग ऑफ मस्कीटोज। नेक्स्ट है लाइफ साइकिल ऑफ हाउस फ्लाई। The life cycle of housefly may be completed in 5 to 6 days in optimum condition। मतलब कि अगर बहुत फेवरेबल कंडीशन है जैसे समर्स वगैरह में, तो उस टाइम पे 5 to 6 डेज़ में लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अगर समर बिल्कुल मतलब पूरा फेवरेबल नहीं है तो उसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा, लाइक 8 to 20 days। इट मे एक्सटेंड अप टू 2 months अंडर सब ऑप्टिमल कंडीशंस। द कॉमन हाउस फ्लाई मे हैव अबाउट 20 जनरेशन इन अ ईयर इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन एंड अबाउट 10 to 12 जनरेशन इन टेम्परेट रीजन। तो अगर टेम्परेट रीजन में हाउस फ्लाई है तो वो एक साल में 10 to 12 टाइम्स एग ले करती है, मतलब ब्रीड करती है, और अगर ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में है तो 20 टाइम्स। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विद कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस हो रही है तो मतलब 4 स्टेजेस होंगी, एग, लार्वा, प्यूपा एंड अडल्ट। एग्स आर वाइट इन कलर, इलोंगेटेड विद अ कर्व डॉर्सल थिकनिंग। साइड पे नीचे की तरफ डॉर्सल थिकनिंग होगी। लार्वल फॉर्म को हम बोलते हैं मैगट्स। ये लेगलेस होते हैं, हेडलेस होते हैं, पासिंग थ्रू 3 इंस्टार्स। मतलब जो पूरी लार्वल स्टेज है वो 3 होंगी, I1, I2 एंड I3। तो दैट मीन्स इसमें 3 टाइम्स मोल्टिंग होगी। द फर्स्ट एंड सेकेंड इंस्टा लार्वे फीड ऑन ऑर्गेनिक मैटर एंड डेब्रिस वोरेशियसली। तो जो फर्स्ट और थर्ड स्टेज है वो फीड किस पे करती है, ऑर्गेनिक मैटर पे। लार्वल स्टेज की बात आ जाती है प्यूपा स्टेज विच इज इनएक्टिव स्टेज। तो प्यूपा इज इनक्लोज इन अ प्यूपल केस कॉल्ड प्यूपेरियम एंड इमर्जेस इनटू अडल्ट विद इन 3 days। तो प्यूपा में क्या होता है, अगर सपोज करो कोई ये लार्वा है, ठीक है, तो इसके बाहर एक लेयर बन जाएगी, उस लेयर को हमने क्या बोल दिया, उस लेयर को हमने बोल दिया प्यूपेरियम, और इसके अंदर का जो लार्वा है ना वो धीरे धीरे मॉडिफाई होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, और फिर ये बाहर की जो लेयर है वो शेड हो जाएगी, या फिर इंसेक्ट इसमें से ऐसे ही साइड से बाहर निकल आएगा, ठीक है, और वो फ्लाई कर जाएगा। तो बेसिकली वो 3 दिन में क्या बन जाएगा, इट विल डेवलप इनटू एन अडल्ट इंसेक्ट। अडल्ट फ्लाइज जनरली, और प्यूपल स्टेज इनएक्टिव स्टेज होती है, इस टाइम पे इंसेक्ट फीडिंग वगैरह मतलब खाना कुछ भी नहीं। Adult flies generally do not live longer than 15 days in summer and 25 days in winter. The fly overwinters in the larval stage or pupal stage. तो बेसिकली यहाँ पे 15 to 25 डेज इनका लाइफ स्पैन होता है। डायग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉपर मस्कीटोज ना बनाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाम लिख दो, थोड़ी बहुत मिलती जुलती डायग्राम बना लो। आप लोग बुक की नहीं बना सकते, गूगल से सिंपल डायग्राम निकाल लो, ठीक है। तो यह है एक एडल्ट से रिलीज होंगे एग्स हैच होंगे तो बनेगा हमारी लार्वल स्टेज, जिसमें हमें बहुत सारे सेगमेंट्स देखने के लिए मिल रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा प्यूपा स्टेज। प्यूपा के बाहर ये आउटर लेयर है, ठीक है, और फिर उसके बाद अगेन हमारे पास आ जाएगी adult stage. The next question is what is integrated vector management? Explain the different control strategies involved in IVM. This is very important question, बुक का सबसे लास्ट चैप्टर 15 से ये है, और ये हर पेपर में आपको 10 या 5 मार्कर में इससे रिलेटेड मिल ही जाएगा, ठीक है। IVM तो बेसिकली इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट। तो हमें करना क्या, वेक्टर्स को कंट्रोल करना है। अभी हमने जैसे पढ़ा था प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मस्कीटो, तो वहाँ हम सिर्फ मस्कीटो की या सिर्फ हाउस फ्लाई की बात कर रहे थे, लेकिन हमें पूरा एक जनरलाइज मैनेजमेंट प्रोग्राम बनाने के, किसी भी तरह ना एनोफिलीज, ना एडीज, ना क्यूलेक्स, ना सैंडफ्लाई, ना हाउस फ्लाई, वी डोंट वांट एनी ऑफ द मस्कीटोज टू ब्रीड एंड कॉज डिजीजेस, ठीक है। तो हमें एक ओवरऑल कॉम्बैट मैनेजमेंट निकालना है। सो IVM इज़ अ
rational decision making process for the optimal use of resources for integrated vector management. The main aim is to contribute to achieve the goal targets set for vector-borne disease control by making vector control more efficient. तो हम क्यों वेक्टर्स को रोकना चाहते हैं? क्योंकि इनसे होने वाले डिजीजेस को हम रोकना चाहते हैं. कैसे रोकेंगे? बाय मेकिंग वेक्टर कंट्रोल मोर एफिशिएंट. इस मेथड को एफिशिएंट बना के, कॉस्ट इफेक्टिव बना के और इकोलॉजिकली साउंड और सस्टेनेबल. मतलब कि एफिशिएंट होना चाहिए कि काम करे, कॉस्ट इफेक्टिव बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए, इकोलॉजिकली साउंड मतलब कि एनवायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए. एनवायरमेंटल मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग मस्कीटो ब्रीडिंग इंक्लूड सोर्स रिडक्शन मेथड्स. तो एक तो चीज़ होती है कि सोर्स रिडक्शन, मतलब कि सोर्स जहाँ से मस्कीटोज आ रहे हैं. अब मस्कीटोज आएंगे कहाँ से? मेनली सबसे दो कॉमन जगहें होती हैं जहाँ मस्कीटो ब्रीडिंग होती है, या तो वाटर पे, अब वो डर्टी वाटर, क्लीन वाटर, स्टैग्नेंट वाटर, वो कोई भी वाटर हो सकता है, ठीक है. और दूसरा आ जाता है जहाँ पे गार्बेज होता है. तो यही चीज़ें कम करनी है, मतलब हमें ओपन गार्बेजेस नहीं चाहिए, हमें स्टैग्नेंट वाटर नहीं चाहिए, अनकवर्ड वाटर्स नहीं चाहिए. तो अगर हम यहीं पे कंट्रोल कर लेंगे तो पहला स्टेप हमारा क्या हो गया? सोर्स रिडक्शन. सो बेसिकली सोर्स रिडक्शन ऑफ ब्रीडिंग साइट्स बाय फिलिंग डिचेस. ब्रीडिंग साइट्स को कम कर देना. फिलिंग डिचेस मतलब जो गड्ढे हैं, छोटे मोटे पेट्स हैं, लो लाइंग एरियाज हैं, उनको फिल कर देना. डी सिल्टिंग कर देना, डी वीडिंग, इधर उधर जगहों पे वीड्स ना हो गए. ड्रेन्स को ट्रिम करना, जहाँ नाले वगैरह हैं या नालियाँ या गटर है उनको ब्लॉक मतलब कम करना, बंद करना. वाटर डिस्पोजल एंड सैनिटेशन. एम्प्टिंग वाटर कंटेनर्स. तो वाटर कंटेनर घर में भी मतलब पानी भर के या टैंक्स वगैरह को क्लीन रखना. नेक्स्ट आता है हमारा मैकेनिकल मेजर. तो इंपॉर्टेंट क्या है, आपको सब हेडिंग्स याद रखनी. तो पहला मेथड हमारा कौन सा था? इन्वायरमेंटल मेथड, जिसमें हमने मेन पढ़ा सोर्स रिडक्शन के बारे में. नेक्स्ट मेथड हमारा है मैकेनिकल मेजर. इंक्लूड्स द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड दैट कंट्रोल द वेक्टर बाय मेकिंग एनवायरमेंट अनसूटेबल फॉर एंट्री, डिस्पोजल एंड सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन. तो ऐसे मेथड्स यूज़ करना जिससे एनवायरमेंट उनके लिए अनफ्रेंडली हो जाए, अनसूटेबल हो जाए, मतलब उनको कंडीशंस फेवरेबल मिले ही ना, ठीक है. तो वो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, सर्वाइव नहीं करेंगे और डिस्पर्स नहीं करेंगे. नेक्स्ट है बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स. बायोलॉजिकली उन्हें कंट्रोल करना. कैसे? मतलब उनके अगेंस्ट किसी और लिविंग एजेंट को यूज़ करना. एम्प्लॉयज नेचुरल एनिमीज और कॉम्पिटिटर्स ईदर बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू स्पीशीज इन टू द वेक्टर हैबिटेट और बाय इंक्रीजिंग द इफेक्टिवनेस और डेंसिटी ऑफ दोज ऑलरेडी प्रेजेंट, सच एज. तो हमने अभी पढ़ा था गम्बूसिया फिशेस वगैरह डाल दो पॉन्ड के अंदर जो लार्वा पे फीड करती हैं या जो इंसेक्ट्स पे फीड करती हैं, जैसे लिजर्ड, गेको वगैरह. तो फिशेस वगैरह तो हम पॉन्ड में डालेंगे. अगर कोई टेरेस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे लिजर्ड ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, लिजर्ड्स फीड ऑन इंसेक्ट्स. तो ये क्या हो गया? बायोलॉजिकल कंट्रोल. मतलब एक लिविंग बींग ऐसा है जो मस्कीटोज को खा रहा है और उसको ख़त्म कर रहा है. द थर्ड इज disease. The next fourth one is disease causing microorganisms such as bacteria, virus, fungi and protozoa are used to control pests and vectors. Example Bacillus cereus, Bacillus thuringiensis, वॉल्बेचिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो इनके टॉक्सिन्स, हमने अभी ये चीज़ पढ़ी थी कि इनके टॉक्सिन्स यूज़ करे जाते हैं ताकि इंसेक्ट को किल करा जा सके. नेक्स्ट है जेनेटिक कंट्रोल. जेनेटिक स्ट्रैटेजीज यूज़ कर सकते हैं जैसे कि SIT, IIT एम इधर टू सप्रेस द टारगेट पॉपुलेशन और टू इंट्रोड्यूस अ हार्म. तो जेनेटिक कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब उनकी जेनेटिक मैनिपुलेशन कर रहे हैं ताकि वो जेनेटिक मैनिपुलेशन करके क्या होगा, या तो उनका हार्म रिड्यूसिंग जो लेवल है वो कम कर देंगे. मतलब कि वेक्टोरल कैपेसिटी, क्या वो नॉर्मली वो रहेंगे तो सही, लेकिन वो बीमारी नहीं फैला सकेंगे, डिजीज़ नहीं स्प्रेड कर सकेंगे, ठीक है. द जुडिशियस यूज़ ऑफ केमिकल. नेक्स्ट मेथड हो गया केमिकल. फॉर वेक्टर कंट्रोल कैन बी कैरिड बाय इंडोर रेसिडुअल स्प्रेज, जैसे हम लोग हेड स्प्रे वगैरह करते हैं या कहीं पे नीम फ्यूमिगेशन वगैरह होती है. स्पेस स्प्रेइंग, केमिकल लार्विसाइड्स यूज़ करना, एडल्टिसाइड्स यूज़ करना टू रिड्यूस ट्रांसमिशन बाय शॉर्टनिंग और इंटरप्टिंग वेक्टर्स लाइफ स्पैन. द इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ केमिकल्स हैज़ मेड डिजीज वेक्टर रेजिस्टेंट टू देम. अब ये केमिकल्स बहुत ज़्यादा भी यूज़ नहीं करने चाहिए क्योंकि धीरे धीरे करके क्या होता है, जो इंसेक्ट्स होते हैं वो इनके रेजिस्टेंट हो जाते हैं. मतलब हम केमिकल स्प्रे कर तो रहे हैं बट उसकी वजह से भी वो मर नहीं रहे. We should avoid indiscriminate use of chemicals like insecticides, those that have similar mode of action and that induce development of more than one type of resistance mechanism in the vector. ये क्या करेगा, ये धीरे धीरे करके इंसेक्ट को रेजिस्टेंट बना देगा जिसकी वजह से इंसेक्ट पे इसका कोई असर नहीं होगा. सो दैट विल बी प्रॉब्लमेटिक फॉर us only. The disruption of hormonal balance and disease vectors is an upcoming approach which can disrupt molting, growth and reproduction. तो बेसिकली हम उनके हार्मोनल बैलेंस को ख़राब कर सकते हैं कि वो मोल्ट ना करें, ग्रो ना करें. तो धीरे धीरे मतलब हम उनकी लाइफ साइकिल स्टॉप कर रहे हैं तो वो अडल्टहुड तक पहुँचेंगे नहीं और बीच में ही मर जाएंगे. सो दिस इज़ एन अपकमिंग अप्रोच. टिल नाउ नो सच थिंग हैज़ बीन डन. The legislative means involve laws and regulation to prevent the entry and establishment of potential foreign vector species and to eradicate, contain or suppress those that manage to gain entrance. तो proper laws बनाना मतलब कि
अगर सपोज़ कोई जैसे होता है ना, आप लोग भी देखते होंगे कि अगर एमसीडी से या कहीं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले आके घर पे चेक करते हैं, अगर आपके घर पे स्टेगनेंट वाटर है, आपने उसे क्लीन नहीं करा, मे बी वो कूलर का पानी हो, वाटर टैंक्स का पानी हो, या कहीं पे भी ऐसे ड्रेन्स हो जिसकी वजह से वहाँ पे मस्कीटो ब्रीडिंग हो रही है, तो क्या होगा? दे विल इम्पोज फाइन ऑन यू। सो दीज आर द सर्टेन लेजिस्लेटिव मेथड, मतलब कि सर्टेन लॉज एंड रेगुलेशंस कि अगर आप केयरलेस रहोगे, ध्यान नहीं दोगे, तो यू हैव टू फेस सम पनिशमेंट. Integrated vector and pest management is a logical, harmonious process to optimize the use of resources for pest and vector control and maintain them below economic injury level. तो बेसिकली अभी हमने जैसे पढ़ा IVM, मतलब कि इंसेक्ट इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट. वेक्टर में हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ मस्कीटोज, जो डिजीज कॉजिंग मस्कीटोज, फ्लाइज वगैरह होते हैं, उनको कंट्रोल कर रहे हैं. इसी के साथ एक इंक्लूडिंग प्रोजेक्ट आ जाता है जहाँ पे हम पेस्ट को भी कंट्रोल करें ताकि हमारी क्रॉप्स ना खराब हो. तो ये पूरा करा जा रहा है इन जुडिशियल मैनर, इन अ प्रॉपर प्री प्लानिंग वे, ताकि हमें इकोनॉमिक इंजरी ना दे. द अप्रोच सीक्स टू इम्प्रूव द एफिकेसी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, इकोलॉजिकल साउंडनेस एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ डिजीज वेक्टर कंट्रोल. तो ये पॉइंट हमने पहले भी देखा था कि एफिशिएंट होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए और सस्टेनेबल, मतलब ऐसा कोई मेथड होना चाहिए जिसको हम लॉन्ग टाइम तक प्रैक्टिस कर सकें. ठीक है. सो विद दिस वी आर डन विद ओनली दिस पार्ट. इन द नेक्स्ट पार्ट वील कंटिन्यू विद द पेपर एंड वील कंप्लीट इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग.